जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। ओके, फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है, यही न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में सीएम नहीं एलजी की सरकार। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। दिल्ली की जो स्थापना है वो स्थापना 1991 में हुआ था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत 1991 में दिल्ली की स्थापना हुआ था और 69th संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट पीसीएस वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछता है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली की स्थापना किया गया था। तो 69th संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली की स्थापना किया गया था और इसके द्वारा ही आर्टिकल 239 ए और 239 बी को संविधान में जोड़ा गया था। अब देखो इसमें क्या किया गया था। दिल्ली तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो इसमें क्या गया था 1991 में दिल्ली को एक स्टेटहुड बनाया गया था, एक स्टेट बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। लेकिन चूंकि दिल्ली में जो कह सकते हो केंद्र सरकार भी वहाँ पे रहती है, जितने भी मिनिस्ट्री का कार्यालय है, केंद्र सरकार का सारा कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यालय है, सब दिल्ली में है और वहाँ पे दिल्ली को अलग राज्य बना देना, तो ऐसे कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच में चीज़ों को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। दिल्ली सरकार के पास 4 अधिकार नहीं थे, बाकी सारे अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास थे। 4 अधिकार केंद्र सरकार अपने पास रखा। केंद्र सरकार मतलब एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली सरकार हो गया और केंद्र सरकार मतलब हो गया एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के जो है राज्यपाल होते हैं उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, राइट। इसी तरह से पांडिचेरी के जो राज्यपाल होते हैं वहाँ के राज्यपाल को भी उपराज्यपाल कहा जाता है। तो दिल्ली जो है यहाँ पे 4 चीज़ों को जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं था, ये अधिकार था केंद्र सरकार के पास, यानी एलजी के पास। उस 4 चीज़ में एक तो लॉ एंड ऑर्डर था, राइट। एक भूमि था, जैसे लैंड है, लैंड पे अगर मान लो कुछ काम करना हो वहाँ पे, या लैंड पे कोई स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो दिल्ली सरकार को, तो वो परमिशन लेके पहले केंद्र सरकार से इजाज़त लेके ही बना सकती है। तीसरा चौथा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये 4 चीज़ बेसिकली था वो दिल्ली सरकार के पास नहीं था, वो केंद्र सरकार के पास था। तो इसको लेकर के जो है लगातार डिस्प्यूट होता रहता था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था और 17 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने फिर पावरफुल कर दिया था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को। अब क्या किया गया है कि दिल्ली सरकार के पावर को कम करने के लिए और केंद्र सरकार के पावर को बढ़ाने के लिए एक अधिनियम लाया गया, संसद में पारित किया गया है, जिसे कहा गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021। इसको संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है, एक एक्ट बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा, यानी विधान सभा द्वारा बनाए जाने से पूर्व किसी भी कानून को एलजी को दिखाना होगा, एलजी से समर्थन लेना होगा, एलजी से राय लेना होगा। एलजी के अनुमति के बाद ही आप किसी भी कानून को विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं या बना सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हो, विधानसभा के पावर को कम कर दिया गया और एलजी के पावर को, उपराज्यपाल के पावर को बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रोविजन जोड़ा गया कि उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार किया गया। उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जहां कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को। तो जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे कानून दिल्ली विधानसभा बना सकता है, वहां पे भी उप राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हो उपराज्यपाल के पावर को बढ़ा दिया गया। उपराज्यपाल से विमर्श, यह कानून जो है सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल से राय लेना होगा। उपराज्यपाल अगर राय दिया तभी जाकर के कोई भी आप निर्णय ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के पावर को भी डिमीन किया गया। पावर किसका बढ़ा दिया गया? उपराज्यपाल के पावर को बढ़ा दिया गया। और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में भी, तो संशोधन में दिल्ली विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार करने अथवा प्रशासन निर्णय के संबंध में स्वयं को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएंगे। यानी प्रशासन, दिल्ली प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए भी विधानसभा कोई नियम नहीं बनाएगी। तो ये जो प्रोविज़न किया गया, बेसिकली ये प्रोविज़न करके जो है दिल्ली सरकार के पावर को कम किया गया है और इस प्रोविज़न को करके जो है एलजी के पावर को काफ़ी बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं, मैटर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा फिर से। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या राय देगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इसको पारित कर दिया गया है
केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिसूचित हो गया, यानी आज से ये लागू हो गया। उसके बाद फर्स्ट पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है, सेकेंड पेज पे मूव करते हैं। नहीं, सेकेंड पेज पे न्यूज़ नहीं है, थर्ड पेज पे इसको एक बार पढ़ सकते हो आप, और इसको ज़रूर देखना। देखो, वैक्सीन कूटनीति होता है, एक कूटनीति जो होता है हेल्थ कूटनीति होता है। हेल्थ कूटनीति क्या होता है कि हेल्थ के सामान जो कोरोना वायरस के समय में हमने 150 से अधिक देशों को भेजा, तो हेल्थ के सामान भेज कर हम उन देशों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया, और इन्फ्लुएंस किए भी। इनफैक्ट भारत ने काफ़ी देशों को इन्फ्लुएंस किया हेल्थ के सामान के आधार पर, तो उसे हेल्थ कूटनीति, स्वास्थ्य कूटनीति कहा गया। एक टर्म आया वैक्सीन कूटनीति, वैक्सीन के आधार पे हम देशों के साथ संबंध को इम्प्रूव करते हैं, उसे वैक्सीन कूटनीति कहा गया। अब देखो, वैक्सीन कूटनीति के तहत हमने 60 से अधिक देशों को वैक्सीन दिया। फिलहाल हम अब वैक्सीन देना बंद कर दिए। बांग्लादेश को भी हम वैक्सीन दे रहे थे, नेपाल को दे रहे थे, जितने पड़ोसी देश के हैं सबको दे रहे थे, और दक्षिण अमेरिकन कंट्री तक को हमने वैक्सीन दिया। लेकिन अभी हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, भारत में खुद क्राइसिस चल रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उस पड़ोसी देश के यहाँ वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिए काम कर रहा है कौन? चीन। तो हमारे इन्फ्लुएंस को कम करने और चीन अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस तरह की रणनीति पहले भी यूज करता रहा, अभी भी यूज करता है, राइट। बाकी भारत की पड़ोसी नीति आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर विदेशी संबंध में आप जाओगे, इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पढ़ोगे, तो गुजराल डॉक्ट्रिन भी आपको जानकारी होना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी, मोदी जी की डॉक्ट्रिन क्या रही है, और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति क्या रही है, राइट। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। रूस और अमेरिका ने भारत की मदद में लगाई अपनी सेना। अब देखो, यहाँ पे है चीन को हद में रहने का संदेश, भारत व फ्रांस की नौसेना ने किया अभ्यास। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लाप्लाज, आई थिंक लाप्लाज ही था, एक एक्सरसाइज हुआ था जो हिंद महासागर में हुआ था, जिसको फ्रांस ने कंडक्ट किया था, और क्वाड के चारों देश ने उसमें भाग लिया था, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश भाग लिया था। फ्रांस उसको लीड किया था। फिर हम देख रहे हैं कि वरुण एक्सरसाइज जो है, जो वार्षिक एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में, वो संचालित हो रहा है, राइट। तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। अब देखो, तेजस जो है लगभग 2300 समथिंग किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये चलता है एयरक्राफ्ट। इसके माध्यम से पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो बस नाम याद रख लेना, पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, राइट, और लगभग 2300 समथिंग के स्पीड से ये चलता है। देखो, ये जो है काफ़ी चर्चा में था कुछ दिन पहले ये न्यूज़, अभी तो फिलहाल इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। इसको राइटर के द्वारा, राजनीतिक चिंतकों के द्वारा इसको वाटर वार की संज्ञा दी गई थी, यानी जल युद्ध की संज्ञा दिया गया था। जल के माध्यम से युद्ध कर सकता है चाइना भारत से, इसकी संज्ञा दी गई थी। कैसे? कि हमारे यहाँ मान लो ये भारत है, राइट, ऐसे, हाँ सॉरी मुझे नक्शा ढंग से आ नहीं रहा है। देखो, ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है। इधर से इन करता है ब्रह्मपुत्र भारत में, अरुणाचल प्रदेश के पास इन करता है। अब देखो, यहाँ पे मान लो बांध बना रहा, चीन यहाँ पे तिब्बत में बांध बना रहा था। अब बांध से चीन ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक लिया, राइट। पानी रुक गया तो इधर पानी कम आना शुरू हो गया, और अचानक जितना पानी यहाँ पे स्टोर किया हुआ था ये बांध के पास, अचानक ये बांध के पानी को अचानक अगर छोड़ दे ब्रह्मपुत्र, तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र का पानी ये आएगा और ये जो है नॉर्थ ईस्ट में पूरा फ्लड ला देगा, पूरा पूरा बाढ़ ला देगा, पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट को तबाह कर देगा। तो इसको कहा गया फ्लड वाटर वार, पानी युद्ध, या फ्लड वार भी आप कह सकते हो उसको। तो ये राइटर ने इसको संज्ञा दिया था। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने कहा ठीक है कि मान लो कि चाइना यहाँ पे तिब्बत में बना रहा है बांध, तो हम भी यहाँ पे एक बांध बनाएंगे, हम भी यहाँ पे अपने एक बांध बनाएंगे, ताकि चीन अगर मान लो पानी छोड़े तो हम भी इस बांध के माध्यम से उस पानी को रोक ले, ताकि नॉर्थ ईस्ट में फ्लड ना आए, राइट।
तो एक बार इसको भी पढ़ लेना। देखो ये जो नीति है ये काफ़ी पुरानी नीति है, लेकिन नीति आयोग ने हाल फिलहाल इस पर चर्चा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, जिस योजना का नाम था फेम योजना। फेम योजना ऐसे, राइट। फेम का पूरा नाम था, पूरा फुल फॉर्म था फास्टर एडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, और ये योजना की शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 2015 से। 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था और ये योजना चला था 2019 तक। 4 साल की ये योजना थी। उसके बाद फेम 1 की जगह फेम 2 योजना आई, जो आई 2019 से लेकर के 2022 तक के लिए, 3 साल के लिए आई है। अब देखो इस योजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और इस योजना का टारगेट क्या है? टारगेट अधिक इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से एयर पोल्यूशन है, देश में किस तरह से एयर पोल्यूशन बना हुआ है। तो एयर पोल्यूशन को हम कम करना है तो डीजल से चलने वाली गाड़ी को कम करना होगा, सिंपल है। तो इसके जगह हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी को प्रमोट करना होगा। और वैसे भी हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज, अगर आपको याद होगा कि पेरिस समझौता में हमने टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक, 2030 तक, पेरिस समझौता में एक हमने टारगेट किया है कि 2030 तक हम 40% जो है ऊर्जा जनरेट करेंगे भारत में, वो करेंगे गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, ये सब जीवाश्म ईंधन हो गया। गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा 40% हम ऊर्जा खर्च करेंगे। ये हमारा टारगेट था पेरिस में, पेरिस समझौता में। अब इसी टारगेट के तहत फेम योजना को भी रेगुलेट किया गया था। और पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, और फेम योजना भी 2015 में ही आया था, राइट। तो सब योजना को अगर आप लिंक करोगे तो बहुत सारी भारत की योजना जो है वो पेरिस समझौता से लिंक्ड होता है। अब देखो इसमें भी टारगेट लिया गया है कि 40% जो व्यक्तिगत परिवहन है और 100% सार्वजनिक परिवहन है, जैसे बस वगैरह जो था, 100% जो बस वगैरह है, ठीक है, जो बस है, और 40% जो व्यक्तिगत परिवहन है। व्यक्तिगत परिवहन क्या हो गया? जैसे आपकी 40% व्यक्तिगत परिवहन हो गया। व्यक्तिगत परिवहन क्या हो गया? आपकी जो बाइक यूज करते हैं, आपके कार वगैरह जो है व्यक्तिगत परिवहन हो गया। और सार्वजनिक परिवहन क्या हो गया? बस वगैरह जो नॉर्मली यूज करते हैं। तो 100% 2030 तक 40% व्यक्तिगत परिवहन और 100% सार्वजनिक परिवहन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी होगी, राइट। ये टारगेट लिया गया था। अब देखो क्या क्या चुनौती है। सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन अगर लाएंगे, मान लो बिहार की सड़कों पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी चलेगी, दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी चलेगी, यूपी की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी चलेगी, तो उसके लिए क्या क्या चुनौती है? पहला चुनौती है कि बेसिक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कमी है। चार्जिंग स्टेशन की कमी है। कहाँ पे चार्ज होगा गाड़ी, इसका कोई ठीक नहीं है, राइट। तो चार्जिंग स्टेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और चार्जिंग करने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, इसको भी कम करना होगा। ज़्यादा चलने वाली बैटरी, यानी चार्जिंग एक बार हम कर लें तो कुछ वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके। टॉप स्पीड की कमी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में आपने देखा होगा, खास करके ई रिक्शा में देखा होगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें टॉप स्पीड की भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चाहिए, और अभी भी इसकी कीमत अधिक है, इसकी कीमत को भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 जो है इसकी चुनौती है। इसको लेकर के नीति आयोग ने अपनी राय दिया है, जो इस न्यूज़ में राय दिया है कि सरकार को सबसे पहले सब्सिडी कम करना चाहिए, सब्सिडी बढ़ाना चाहिए। यानी सरकार को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी अगर कोई खरीदेगा तो उसको छूट देनी चाहिए। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के लिए समर्पित लेन बनाए। जैसे मान लो एक रोड है जो 3 लेन है, तो एक लेन समर्पित कर दे कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल ही चलेगी। बहुत सारी कंपनी पेट्रोल पंप पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं। जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए, डेवलप कीजिए, ये कर रही हैं। तो नीति आयोग ने इस तरह से कुछ सुझाव दिया किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी को प्रमोट कर सकते हैं देश में। तो उसी से रिगार्डिंग ये न्यूज़ है।
अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, एडीबी का अनुमान भारत की विकास दर 11% रहेगी। ये न्यूज़ अधिक इम्पोर्टेंट है। देखो, अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे एक योजना आया था, प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम। प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम में 7 स्टेप की चर्चा किया गया था और उस 7 स्टेप के द्वारा जो है हमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इसी 7 स्टेप में एक स्टेप था खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इसी 7 स्टेप में कोल्ड स्टोरेज भी था। कोल्ड स्टोरेज की भारत को ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। एफसीआई हमारा जो है एफसीआई सफिशिएंट नहीं है कि खाद्य स्टोरेज वो पर्याप्त कर सके, इसलिए हमें कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। अब देखो, सरकार जो है जब कोरोना शुरू हुआ था तो उसी समय में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सरकार लेकर आई थी और ये पैकेज आया था कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। यानी हम लोन देंगे आपको, आप अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाइए। हम लोन देंगे, आप अपने यहाँ खाद्य प्रसंस्करण से लगे यूनिट अगर कुछ बना सकते हैं तो वो बनाइए। कृषि से रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए आप बनाइए, हम आपको लोन देंगे। और उसी के तहत जो है 8200 करोड़ रुपए के लोन का अभी तक आवेदन मिल चुका है, राइट। न्यूज़ का अगर बैकग्राउंड अगर आप जानोगे तो न्यूज़ आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, न्यूज़ समझ में आएगा। बैकग्राउंड आपको नहीं जानोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बैकग्राउंड इसका क्या है कि हमें 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। इसके लिए अशोक दलवई समिति बनी थी 2016 में और उसी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था और उसी कार्यक्रम के तहत ये सारा का सारा काम हो रहा है। देखो, एक बार पढ़ सकते हो, कोरोना महामारी के समय में जो है गलत टिप्पणी सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जब भी समय आए, जब भी विपदा का समय आए, हमें सरकार के साथ खड़े होकर काम करने की ज़रूरत है, यही कहा गया इस एडिटोरियल में। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का इंतजार। तो जस्टिस बोबडे रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के 47th चीफ जस्टिस थे, 48 आ चुके हैं न्यायाधीश रमना। अब देखो, यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा किया और जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए उस पर हमने चर्चा किया है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बस कहा गया। देखो, जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए अभी क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता आई है। आरटीआई के दायरे में आने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता आई है थोड़ी बहुत। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन न्याय व्यवस्था की है, यानी ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से हम न्याय देने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय में 40% खाली पद हैं और 57 लाख मुकदमे को निपटान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया। यानी अब कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हो और उस न्यायाधीश की नियुक्ति हो और उसके माध्यम से 5 वर्ष से अधिक पुराने जो मैटर फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को सॉल्व किया जाए। यानी हमें सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उसको नियुक्त कीजिए फिर से, और वो जज विशेषकर उन मामलों की सुनवाई करेंगे जो 5 साल से अधिक से सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ। अब देखो, यहाँ पे जो है इस एडिटोरियल में बेसिकली डिस्कस किया गया पारदर्शिता को लेकर के। जस्टिस बोबडे के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में एक भी नए जस्टिस की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में कॉलेजियल सिस्टम में कुछ न कुछ खामियां हैं। कॉलेजियल सिस्टम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 जो है सीनियर जस्टिस, ये चारों पांचों मिल करके कंसेंसस के आधार पे यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश कौन होना चाहिए, हाई कोर्ट में किस न्यायाधीश को स्थान दिया जाना चाहिए, किसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियुक्ति को लेकर के निर्णय करता है कॉलेजियन सिस्टम। तो कॉलेजियन सिस्टम में कुछ न कुछ खामी है और पारदर्शिता की कमी है। इसी 2 चीज़ को इंडिकेट किया गया है विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, राइट। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। बाकी हमने आपके साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स पर डिस्कस किया, इसलिए हम उस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कुछ 3-4 पॉइंट मैंने आपके साथ बता दिया अभी। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ये, कैलाश बिश्नोई, इनका एडिटोरियल है, एक बार देख सकते हैं। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख सकते हैं। देखो, इसको एक फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा कभी पूरा डिटेल से।
ये न्यूज़ से अधिक इम्पोर्टेंट है म्यांमार में जो सेना काबिज हुई है। म्यांमार में जो सेना आई है लोकतांत्रिक सरकार को हटा के, लोकतांत्रिक सरकार म्यांमार में थी तो वो भारत का पक्षधर था, और म्यांमार की अगर सेना वहाँ पे आ गई, लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके सेना वहाँ की सत्ता में आ गई है, तो निश्चित तौर पे म्यांमार का झुकाव अब चीन की तरफ बढ़ गया। अब चीन की तरफ बढ़ गया है तो उसका भारत में क्या असर हो सकता है। आपको याद रखना होगा कि कालादान परियोजना जो है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना जो है, हम म्यांमार के साथ मिल करके रेगुलेट कर रहे हैं, और कालादान परियोजना में के तहत हम वहाँ की सेतुवे बंदरगाह का उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के द्वारा म्यांमार में चलने वाली परियोजना बाधित हो सकती है। आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि म्यांमार में सत्ता आने के बाद भारत को उसका क्या असर होगा, क्या पॉजिटिव असर होगा, क्या निगेटिव असर होगा। निगेटिव असर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।